तो घर पे आप गए थे, थोड़ा बहुत आराम किया नहीं किया? पढ़ाई पढ़ाई 4 दिन। आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है खूब पढ़ाई किया आपने, आराम ही नहीं किया है। समय नहीं मिला पढ़ने का या आराम करने का? चलिए कोई बात नहीं। कौन सी जल्दी है अभी यार? कहां तक हो गए थे बताओगे मेरे को एक बार? रजिस्टर रजिस्टर कहाँ है? सब लापता है। दिखा बेटा मेरे को दिखा। अच्छा, महाद्वीप तक बता दिया था मैंने ना। अब आप देखिएगा इधर दोस्तों, अभी हम यहां से स्थिति को प्रारंभ करते हैं कि कोई भी मैप आज के बाद हम देखेंगे, कोई भी मैप हो एक्स वाई जेड, हमने उस पृथ्वी की एक नमूना, एक मॉडल बनाया था जिसका नाम रखा था ग्लोब, और ग्लोब को काट कर उसको फैला दिया था, तो हमारे सामने क्या आ गया था? मैप आ गया था, मानचित्र आ गया था। आज के बाद कोई भी मैप हमारे सामने अगर रखा हुआ है तो सबसे पहले, कुछ जलने की सी स्मेल आ रही है क्या? वायर वगैरह जैसे चलता है। भाई साहब जैसे धुआं उठने लगे ना तुरंत भाग लेना बाहर, और मुझे पहले बताना, ठीक है ना? अभी तुम पहले जाओ, मुझे बाद में भेज दो। सुनिए साहब, तो आप लोग बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी मैप, चाहे वो विश्व का हो, भारत का हो, राजस्थान का हो, आपके गांव का हो, घर का हो, कहीं का भी एक्स वाई जेड, अगर उस मैप को आपने सीधा पकड़ा हुआ है तो उसके ऊपर की तरफ जो दिशा मिलेगी वो दिशा कौन सी मिलेगी? उत्तर। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा मिलती है? वेरी गुड। और यहां पर जो दिशा मिलती है ये कौन सी मिलती है? पश्चिम। और इधर कौन सी दिशा मिलती है? पूर्व। ये चारों डायरेक्शन हमारे सामने। अब कभी भी कोई भी नक्शा हम देखेंगे ना तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उस ग्लोब को काट कर फैलाया था, तो ग्लोब को काट कर जब फैलाया तो आप बता सकते हैं कि वह जो मैप बनेगा वो पूरे किसका बनेगा? पृथ्वी का, पूरे विश्व का, या पूरे संसार का? ऐसा ही तो होगा ना। और जब ये विश्व का मैप बनेगा, पूरे संसार का मैप बनेगा, तो आप मुझे बताइएगा इसके अंदर वो सभी महाद्वीप और वो सभी महासागर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि याद करना, हमने लास्ट क्लास में एक बात की थी कि पहले तटीय भागों का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर चाहे महाद्वीप वाले भाग की बात करो चाहे जल वाले भाग की बात करो, दोनों हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है ना? सुनिएगा, तो आप देखिएगा, अगर हम इसी मैप पर महाद्वीपों की स्थिति देखें तो एक रफली मैप के रूप में हम स्थितियां जानेंगे, और आप देखिएगा। यहां हम देखते हैं तो हमें कुछ मैपिंग इस प्रकार की दिखाई देती है।
ये कुछ रफली आप मैप देखेंगे ना, तो एक ऐसा मैप आपके सामने बनकर एक तैयार होगा, और इस मैप को लेकर आपने बात करना चाहिए। तो ये जितना भी हिस्सा हम ग्रीन कर रहे या रेड कर रहे हैं, ये सारा रेड हिस्सा एक ही रूप में जाना जाएगा, इसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये पूरा ग्रीन हिस्सा कहलाता है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और अगर आप दोस्तों इस वाले हिस्से को लेकर बात करेंगे तो ये हिस्सा पूरा कहलाएगा यूरोप। और इसके बाद यहाँ पर यदि आपने बात करना चाहिए, ये पूरा हिस्सा एक ही नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है एशिया। और एशिया के बाद जब आप आएंगे तो ये आपके कहलाता है अफ्रीका। अफ्रीका से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, या इसी को आगे चलकर ओशिनिया के नाम से भी जानेंगे। और ये जो दक्षिण में आपको मिलता है ये पूरा कहलाता है अंटार्कटिका। क्लियर है बात? दोबारा बताता हूं कि कल को मैं किसी भी महाद्वीप का नाम लूं तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह है आपके उत्तरी अमेरिका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये वाला पार्ट अफ्रीका, अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट कहलाता है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। अगर आपने बात की, ये पूरा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एशिया को। और ये पूरा पार्ट रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। क्लियर? तो कल को एक आइडिया रहना चाहिए कि पूरे विश्व के मैप में कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहां पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आप देखिएगा, अगर विश्व के मैप को हम बंद आंखों से भी देखें तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर? अगर हम और आगे बढ़ते तो आप देखना, आपने अपने रजिस्टर में लिखा था कि ऊपर की तरफ जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो एक भूखंड था जिसका नाम था लोरेशिया, और नीचे की तरफ एक भूखंड था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। लोरेशिया के विखंडन से कितने टुकड़े हुए थे? 3। तीनों टुकड़ों को लेकर बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और गोंडवाना जो लैंड था नीचे की तरफ, उसके पार्ट बड़े कितने हुए थे? 4। एक पार्ट का नाम, इन चारों को जोड़ो गोंडवाना, इन तीनों को जोड़ो लोरेशिया, सबको जोड़ दो पेंजिया, सब जोड़ दीजिएगा आपस में। और ये जो बीच में पानी है, ये पानी इधर उधर फैल जाएगा, और जब सबको जोड़ेंगे तो पानी चारों तरफ आ जाएगा वापिस पैंथालासा। इस जलराशि के बारे में हमने जब चर्चा की तो इस जलराशि में कहा गया कि आप देखिएगा, इस पार्ट को देखना चाहें तो दृष्टि दो मुझे। जैसे आप देखिएगा, हमने इस ग्लोब को काट कर ही तो फैलाया था ना भाई। ये ग्लोब था हमारा, और इस ग्लोब को हमने काटा था और यहां से इसको कटिंग कर कर इसको फैला दिया था। ऐसा ही तो किया था ना। वापिस इस मैप को ग्लोब की शेप में ले जाना चाहें तो ये वाला जो किनारा है इस दूसरे किनारे के साथ जुड़ जाएगा ना, पीछे की तरफ से जो जाके जुड़ेगा हमेशा। कभी भी यो मत जोड़ना, यहां अपन रहते हैं सबका हैप्पी बर्थडे, सब अंदर, यही तो होगा ना। आज के बाद चाहे वो विश्व का मैप हो, भारत, राजस्थान, गांव, किसी भी महाद्वीप, किसी भी कॉन्टिनेंट्स का, अगर उसे ग्लोब की शेप में ले जाना चाहते हो तो उसका पिछला भाग यहां से जुड़ेगा पीछे से। ठीक है ना सर? आप देखिएगा, अगर ऐसा है तो आप बताइएगा मुझे, जो जलराशि यहां पर होगी वही पीछे की तरफ जाकर जब जुड़ेगा तो वही जलराशि यहां पर मिलेगी, हाँ या ना? तो हमने कहा कि इधर मिलता है आपको पैसिफिक ओशियन। कौन सा मिलता है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के नाम से इसे जाना जाता है।
तो कभी भी जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं साहब, तो दोनों तरफ आपको जो ओशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? प्रशांत। और इनके बीच में यहां पर जो जलराशि मिलती है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोल देते हैं? आगे चलकर इसको हिंद के नाम से भी जानेंगे। अब अटलांटिक महासागर में भी कोई भी द्वीप मिल सकता है, अटलांटिक महासागर में भी कोई जलधारा चल सकती है, यहां भी कोई द्वीप मिलेगा, कोई जलधाराएं चलेगी, समुद्री मार्ग वगैरह बनेगा, बहुत सारी स्थितियां बनेगी हमारी। तो हमें माइंड में होना चाहिए कौन सी जगह कहां पर है। और यहां पर भारत के नीचे दोस्तों जो जलराशि मिलती है, इसे इंडियन ओशन कहते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। क्लियर? पहले 4 स्थितियां थी, 4 ही महासागर थे, 2, 3 और ऊपर की तरफ जो महासागर था, इस महासागर का नाम क्या था? इसको कहा जाता था दोस्तों आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक। लेकिन उसके बाद एक कार्य ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें बताया कि अगर आप बात करना चाहते हो तो यहां पर एक प्रमुख अक्षांश गुजरता है साहब। हमने कहा साहब बताओ, इसका नाम बताओ कौन सा है। इन्होंने कहा इस अक्षांश का मान है 66.5 डिग्री साउथ। और इसके नीचे जितना भी ये पानी है ना, ये सारा पानी जो अंटार्कटिका के पास पास में है, इस सारी जलराशि को यदि आप बात करना चाहें तो इसे एक ही नाम से जाना जाएगा। और इस संपूर्ण जलराशि को प्यारे दोस्तों एक नाम दिया गया, दिखाई दे रही है? अंटार्कटिका के पास में मिलने वाली जलराशि अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाने लगा। एक्चुअल में पहले की अगर बात करें, जब महासागरों की संख्या कितनी थी? 4। तो ये इतना हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक का, और ये पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का भाग था। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये अटलांटिक का भाग था। और यहां से यहां तक ये किसका था? हिंद का। 3 महासागरों का जब भाग आपके इसके सहारे सहारे आया, तब जाकर एक 5वें महासागर का अस्तित्व आया। तो आज के बाद जब भी हम 5वें महासागर के बारे में बात करेंगे, महासागर का नाम होगा अंटार्कटिक महासागर। इसको आगे चलकर पढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है ना? अंटार्कटिका के पास पास में या 66.5 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी जलराशि मिलती है, वो सभी महासागरीय जलराशि 5वें महासागर के रूप में, अंटार्कटिक महासागर के रूप में या दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? हमने कहा इसको दक्षिणी ध्रुव क्यों कह रहे हो? इन्होंने कहा कि उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, इसलिए इसका विपरीत अपोजिट करने के लिए क्या कर दिया? दक्षिणी ध्रुव। बोलो यहां तक की बात क्लियर है एकदम? अब हमने कहा कि भाई आपने टुकड़े तो बना दिए, ठीक है, लेकिन ये सारे टुकड़े अलग अलग साइज के, अर्थात इनका एरिया जो है ना वो अलग अलग है। तो एक बार हमें यह पता चल जाए कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा है, महासागरों की स्थितियां क्या है, तो ज्यादा और बेहतर रहेगा सर। सही बात है ना? तो आप देखिएगा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यह बनता है, कौन कौन से महाद्वीप आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए।
देखिएगा साहब, अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो इसमें मैंने यहां पर दो स्थितियां लिखी। एक तो आप माइंड में याद करना, क्या ये वास्तव में ऐसा है क्या? उत्तरी अमेरिका किसके साथ जुड़ा हुआ था? वेरी गुड। उत्तरी अमेरिका किसके साथ जुड़ा हुआ है? दक्षिण। दूसरे नंबर पर देखो, क्या यूरोप जो है वो एशिया के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, क्या अफ्रीका जो है अफ्रीका जो है वो आप कह सकते हैं एशिया के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? ये तो थी जोड़े की बात, पेयरिंग की बात। और अगर बात करते हैं तो एक पेयर हमें ऐसा मिला है वो दो से अधिक है कि हम कह सकते हैं कि यूरोप प्लस एशिया प्लस अफ्रीका, ये तीनों आपस में एक बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और एक, ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी? चलें और आगे। हमने कहा भाई एक तो ये आफत खत्म हुई हमारी, हमें ये पता चल गया कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कल को हमसे ये पूछ लेता है कोई व्यक्ति कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप पढ़ रहे हैं, इन महाद्वीपों को आपने जाना है, तो इन महाद्वीपों के बारे में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, क्या चक्कर है? हमने यहां पर लिखा महाद्वीपों का हमने जो अध्ययन करना है किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप बताना मुझे टोटल महाद्वीप कितने हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सर महाद्वीपों की संख्या कितनी थी आपके? 7। नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग आपको पता ही है, 1 2, वेरी गुड। और बेटा आगे, अच्छा मतलब घर पे पढ़ाई की है। देखो 7 महाद्वीप है ना। एक नंबर पर अगर हम बात करें तो एक नंबर पर कौन सा आएगा? 2 नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चार पर, 5 पर यूरोप, अंटार्क 6 पर कौन आएगा? और 7 पर ऑस्ट्रेलिया। अब आप बताओ, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लेता है तो सबसे बड़ा कौन सा है? जिंदगी में भी कभी नहीं पूछेगा। हाँ, क्योंकि इतना बकवास क्वेश्चन देगा नहीं वो। हाँ, ये पूछ सकता है, सबसे नहीं पूछेगा। सबसे छोटा महाद्वीप ये भी जिंदगी में नहीं पूछेगा। वो पूछेगा छोटा बड़ा तो कोई भी 4 उठाकर दे देगा, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है, निम्न में सबसे बड़ा कौन सा है। और दिन खराब हो तो सारे के सारे दे देगा, या कोई भी 4 कोई भी 5 दे देगा,
और फिर वो आपसे कहेगा कि भाई साहब आप इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में बताइएगा। और आप आसानी के साथ बता सकते हैं आरोही, आरोही का मतलब अक्षर कितने हैं, और अवरोही में अक्षर 4। 3 छोटा है तो 4 क्या है? जो अभी सबसे छोटा है, जिसका अभी जन्म हुआ है, उसके अंदर धीरे धीरे अभिवृद्धि होगी कि नहीं होगी? मनोविज्ञान कहता है ये बात। अरे हाँ ना, ऐसे बैठ, हाँ भाई साहब कैसे टेंशन में आ रहे हो, मोबाइल मोबाइल, तुम ऐसे बैठ जाते हो आकर जैसे सब कुछ साहब ये तो पृथ्वी अब पलटने वाली है, आप क्यों पढ़ा रहे हो इसको? है भाई, देखिएगा इधर, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अभिवृद्धि होती है तो बड़ा, और जो पहले से सबसे बड़ा है उसके अंदर विकास का क्रम चलेगा और धीरे धीरे पतन होगा, एक दिन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो प्रकृति का नियम है वही हमने यहां पर निकाला। आरोही का मतलब छोटे से और अवरोही का मतलब, अब ये कुछ भी पूछ सकता है, द्वीपों की पूछ सकता है, महासागर पूछ सकता है, महाद्वीप पूछ सकता है, ठीक है ना, किसी भी बारे में पूछ सकता है, एक्स वाई जेड, बस फिट रहना चाहिए आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर, ठीक है ना। इससे और आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल तो समझ में आया हमें, लेकिन हमें पता है कि इस आपके इन महाद्वीपों पर मानव भी तो निवास करता है ना, और मानव की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। जन, जन का मतलब मानव, और इसकी संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम स्थिति देखना चाहें तो बताइएगा टोटल महाद्वीप कितने? वेरी गुड, एक। पहले जनसंख्या लिखना है, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। और साहब जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम देखते हैं तो संख्या कितनी है हमारे पास? 1, आवाज आने लगी कुछ कुछ तो, 8, तो मिलना बाहर मेरे से, फिर बताऊंगा 8 का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ये B5 वालों के एक वो लड़का बैठता था ना तौलिया वगैरह बांध के, है ना, आता है वो भाई साहब, तैयारी सही चल रही है उनकी? सर हम रिजल्ट जरूर पूछेंगे उनका, सर वक्त बताएगा, दोबारा लाइन समझना, वक्त बताएगा। ये अनुभव बता रहा हूं मैं मेरे से, अभी तो कोर्स होगा, स्थिति वहां तक पहुंचने दो। ये आपको इसलिए पूछा है मैंने, इसलिए बता भी रहा हूं मैं आपको कि सर बिल्कुल है ना लाइन पे चलना। लाइन का मतलब ये दे रखा है, इसका यूज करना खुद के का, फिर मैं भी यही हूं तुम भी यही हूं, देखता हूं कहां से लक्षण रुकता है। हर सब्जेक्ट में यही सिद्धांत रखना कि मुझे केवल मेरे इससे चलना है, हर सब्जेक्ट में। इस जहां की कोई ताकत नहीं है जो आपके डिसीजन, लिए गए डिसीजन को फेल कर दे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप यहां पर बैठे हो, और आपका जो ये डिसीजन देगा ना, ये आपको झूठ नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? अब जबान झूठ बोल सकती है, ये आपसे झूठ नहीं बोल सकता, किसी भी सूरत में नहीं बोल सकता। रात को सोच के देख लेना कि मैंने आज क्या क्या किया, एक झूठ बोलकर देखना, तुरंत कहेगा बकवास कर रहा है
कि आंख बंद करना एक बार और फिर करना कल मैं स्विट्जरलैंड गया था। दूसरा लाइन करना मैं कोचिंग गया था। कोचिंग वाली पे टिक लग जाएगा ऑटोमेटिक, क्रॉस। स्विट्जरलैंड का पता भी नहीं कहां पर है, फ्लाइट का ही नहीं पता रास्ते में कौन से कहां से जाएगी फ्लाइट। फर्क हुआ ना, इसलिए पढ़ना शानदार। देखो सर, ये जितने भी महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप की बात कर लेते हैं ना, तो इन महाद्वीपों के बारे में, क्योंकि 4-5 तो आपकी क्लास में पहले निकल चुके थे। कोई किसी के बटन तोड़ रहा था, सही बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, है ना? कोई लड़ रहा था, बनेंगे क्या? वो मास्टर लड़ रहा है आपस में, बच्चे देख रहे हैं, अरे हम भी लड़ेंगे। फिर वो मास्टर ज्ञान देता है बच्चों को, बेटा लड़ना नहीं चाहिए। बच्चे कहते कल तुम तो लड़ रहे थे। सही है ना? बहुत खतरनाक पोस्ट है ये, है? बाड़मेर आपके वहां से कौन से जगह की है? अब आप देखो सर, मैंने कहा ना ये तो व्यवहार तो हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, पोस्टेड होने के बाद भी काम आएगा। असली स्ट्रगल बताऊं कब हो जाएगा? जिस दिन पोस्टेड हो जाओगे आप, सारी अकड़ 1 मिनट में सीधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसडीएम साहब आ रहे हैं। एसडीएम तो बहुत बड़ी बात है, डीओ आ रहा है। डीओ आकर 10 सुना कर जाएगा, और आपने फड़फड़ाहट जैसे की ना थोड़ी सी, तो ऐसा इलाज करके जाएगा कि जीवन भर सीधे आओगे सीधे जाओगे। और ज्यादा फड़फड़ाहट कर दी तो पता चलेगा कल तक तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल थी, घर में कलेश हो रहा है और सारे घर वाले परिवार वाले गालियां निकाल रहे हैं कि तू ज्यादा होशियार बन रहा था कि वहां बोलने की जरूरत क्या पड़ रही थी। अब कौन जाएगा बाड़मेर? और बाड़मेर में भी जैसलमेर में भी पोस्टेड ऐसी जगह करेंगे जहां सभी सुविधाएं पूर्ण मिलेगी। सर मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं आपको। ऐसे ऐसे मास्टरों की अकड़ निकाल दी अधिकारियों ने। कोई साधन नहीं जाता है, खुद की बाइक ले जाना चाहे ना, बाइक चलेगी नहीं रेत में, ले जा बाइक, कार ले जा, कहां लेके जाएगा? ऊंट खरीदना पड़ेगा वहां। और जो जीप है ना, वहां जीप चलती है। बच्चे आकर बताते हैं, जिनके यूं हो रहा था ना दिमाग, ऊपर नीचे देखते नहीं थे कौन है, उनकी मुंडी यूं हो गई है। क्यों? क्योंकि उस धूप में जलती हुई रेत पर चलना पड़ रहा है बस। और ये जीप चलती है, वो उतार देती है, और वहां से स्कूल की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। रेत में जाना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी ढाणियां हैं। अब वहां का जो बच्चा है ना, वो तो हैबिचुअल है वहां के एनवायरमेंट के। यहां से जो हवाबाजी कर रहा है ना, इसलिए तो वहां का बच्चा चुपचाप रहता है, तो वो शालीनता तरीके सुनता है। वो हमारे वालों को यहां पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है, फड़फड़ाहट ज्यादा है। तो इसलिए सर हमको तो विनम्र बनना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण बताऊं आपको, अभी उदयपुर में एक घटना हुई है, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है। सर गाज आप पर ही गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने जीवन में, प्रिंसिपल ने कितने अच्छे काम किए होंगे विद्यालय के लिए और विद्यार्थियों के लिए। बताओ किसी ने भी याद किया? अब बताओ मुझे, एक नहीं किया ना, 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया ना। और सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करने की बात आ रही है। सर आप बताओ उसके परिवार कैसे चलेगा? जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर पहुंच गया है, उसने उम्र का 70% पड़ाव पार कर लिया है, 30% बचा है उसका। अब 30% जीवन को और जीना है। अब वो कोई नया व्यवसाय नहीं कर सकता। उसके बच्चों की जो लाइफ स्टाइल बन रही थी, वो एकदम मानसिक रूप से, थोड़ी बहुत अगर लेता है तो ज्यादा लेने लग जाएगा। समझ में आई ना बात? तो सर हमें कदम फूक फूक कर रखना है। और जो हम 2 साल बाद बने, नौकरी के बाद बने, उस समय हमारी बेइज्जती ज्यादा होगी।
कैसे ज्यादा होगी? पूरा स्टाफ खड़ा है, पियोन भी खड़ा है वहीं पर, वहीं हेडमास्टर खड़ा है, वहीं पर स्टाफ का और सारा सदस्य खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, और डीओ आकर हमारी फीत उतार कर जाता है पूरी क्लास के बीच में। अब हम स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं एक एक को, कह रहे नहीं नहीं वो तो ऐसी बात नहीं थी, डीओ साहब अपने जानकार है, अभी मैं फोन करवा दूंगा इसके कलेक्टर से। सब समझ रहे हैं ऐसे कलेक्टर को फोन करवाने वाला तो जब भी करवा देता। समझ में आई ना सर बात? तो अपने को अच्छी तरह से व्यवहार रखना है, बढ़िया जगह नौकरी मिल जाएगी, और जब आप अच्छा व्यवहार रखोगे ना, मैं गारंटी बता रहा हूं कि ऊपर वाला भी सही करेगा आपके लिए। ऐसी जगह पोस्टिंग मिलती है बच्चों को जहां उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अरे यार कितना अच्छा काम हो गया। होम डिस्ट्रिक्ट में इस वर्ग के तो छोटे छोटे बच्चे कई बार होते हैं 5 साल के, 5 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिल जाती है सर, कोई जैक नहीं, कोई चैक नहीं। ये आपका भाग्य जब अच्छा होता है, जब आपके मंसूबे नेक होते हैं, ये स्वाभाविक है सर प्रक्रिया। एक बिल्कुल गरीब सा बच्चा था, करौली का रहने वाला था, उसकी स्थिति नहीं थी कहीं दूसरी जगह जाकर वो रह ले, कि समय तो कहीं पे भी पोस्टिंग होगी ना घर के बाहर तो मैं उसी स्कूल में रहूंगा, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती मेरी, परिवार की जिम्मेदारियां है। और ऊपर वाले ने ऐसी सुनी कि मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाता पैदल आता है मास्टर होकर। क्या हमेशा उसका जीवन ऐसा रहेगा क्या? 2014 की बता रहा हूं आपको बात। आज वो किस जगह पर होगा जो सेकंड ग्रेड उस समय लगा। इसलिए बहुत जिंदगी में अभी उतार चढ़ाव आने वाले। यहां जयपुर में रह रहे हैं, एक बार पढ़ के जाना है, जब तक गवर्नमेंट नहीं लगती दोबारा इस मैटर को पढ़ने के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाना है, बैठकर आराम से दुनिया को पढ़ाना है। आपके हर के जिले में, हर के तहसील में निजी संस्थान चलते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, आपने ईमानदारी से पढ़े हैं, तो आपको 1st to 5th नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों के नाक साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे सेगमेंट को पढ़ाएंगे जिस सेगमेंट को पढ़ाने के लिए लोग तरस जाते हैं। आप देखो नीट जेई वाले तैयारी करवा रहे हैं ना, हम कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे तो वही है ना, मानदेय देखो आप, फर्क हुआ ना। तो आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, फिर आएगा मजा सर पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। देखिएगा सर, इन सभी महाद्वीपों में से एक महाद्वीप ऐसा मिला अंटार्कटिका, यहां पर साहब लोग निवास नहीं करते हैं, अर्थात यहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। हमने कहा क्यों निवास नहीं करती है, तो उन्होंने बताया यहां की जो क्लाइमेट है ना वो मानव के अनुकूल नहीं है। यहां का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान तक यहां पर है जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। मन में एक विचार आया कि साहब हमने तो सुना है कि यहां पर अनुसंधान करने के लिए लोग वैज्ञानिक जाते आते रहते हैं, आप कह रहे हो जनसंख्या नहीं रहती है। तो हमने कहा वो जनसंख्या यहां की नहीं है, यहां तो अस्थायी जनसंख्या के रूप में है वो लोग। जैसे कोई भारत का व्यक्ति अनुसंधान करने के लिए गया अंटार्कटिका पर, तो उसको पहले ही भारत में काउंट कर रखा है हमने। वो यहां गया है 10-15 दिन, जितने भी दिन रुकेगा फिर वापस उसको यहीं आना है, वो काउंट है पहले से यहां पर। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार आपने देखा होगा हमारे घर कोई हमारा मेहमान आता है तो हम उसका नाम राशन कार्ड में नहीं लिखवाते हैं, 10-5 दिन आया है घूम कर फिर वापस चला जाएगा। और ऐसी अस्थायी जनसंख्या यहां पर सदैव बनी रहती है, और ये अस्थायी जनसंख्या जो बनी रहती है ना उसकी संख्या 1000 से 5000 है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है, यहां पर जनसंख्या नहीं मानी जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि जनसंख्या नहीं रहती है। तो बताओ इसको सबसे लास्ट में लिख दूं मैं, है सर अंटार्कटिका। और सर अंटार्कटिका को लास्ट में लिखने के बाद एक काम करना है, यहां पर नंबरिंग कितनी है 6 के आधे कर लीजिएगा, कितने होते हैं, तो इस यूरोप को 3 नंबर पर लिख दो, बाकी वो का वो क्रम यहां पर उतार दो, एक भी चीज नहीं बदलनी है जनसंख्या में।
चलो बताना मुझे आप, नंबर 1 पर वहां पर क्षेत्रफल में कौन था? तो सर यहां पर भी नंबर 1 पर कौन होगा? एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में नंबर 1 है। इसीलिए तो विश्व के अंदर महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, चाहे क्षेत्रफल की बात हो या जनसंख्या की बात हो। 2 नंबर पर कौन है सर? और यहां पर आपके 2 नंबर पर कौन है? अफ्रीका। 3 नंबर पर कौन है? यहां ऑलरेडी 3 नंबर है ना, ये आपके क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका। क्लियर? 4 नंबर पर कौन है? यहां पर भी कौन है? दक्षिणी अमेरिका। वहां पर 5 नंबर वाला पहले आ चुका है, यहां पर कौन आ गया है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आ गया है? अंटार्कटिका। तो अब आप देखकर बता सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम। नंबर 1 पर आप बात करते हैं एशिया, आपके अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में, तो आप बता सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और अगर पूछा जाता है सर न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो न्यूनतम जनसंख्या में क्या लिख देंगे हम? और जब भी उसने अंटार्कटिका की पूछी है ना बात, तो अंटार्कटिका के सामने उसने हमेशा एक शब्द लिखा है कि जहां पर जन्य नहीं रहता है, जनसंख्या आबादी निवास नहीं करती है, उसे जन शून्य हम क्या बोल देते हैं? महाद्वीप। हाँ या ना? क्लियर है बात इतनी? तो ये आपके पास स्थिति बनकर कुछ सामने आई। क्लियर? एक बार यहां तक नोट कर लेते हैं, फिर महासागरों का थोड़ा देख लेते हैं, फिर उस पूरे स्थिति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद फिर लिखना नहीं, सुनना ही सुनना है 1-1.5 घंटे तक। जैसा भी रफली बना दो। बताऊं कैसे बना सकते हो? ऐसा तो बना ही सकते हो ना, विश्व, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। हाँ है ना? बनाओ फटाक से। और एक मेहरबानी कर कर पेंसिल लिया ना, पेंसिल, इरेजर वगैरह सब चीज है ना? हाँ, पुरानी वाली बच रही होगी 1-2 के पास, उससे काम चल जाएगा अपना।
हो गया नोट? चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर गाना होना लगा यार, कोई मजा नहीं आ रहा इसमें। चेंज कर दिया जाए साहब, बोलेगा? फटाक से उसको। तीन ही क्लास होगी आपकी आज भी, है ना? हो गया सर? देखो अभी मैं बोल रहा था ना आपको, इसमें इसको देखना, इसको पढ़ना पूरे को। इसमें देखो एक
फोटो बनाया गया है जो माइंड के प्रोसेस को बता रहा है, और ये माइंड का प्रोसेस आपका ही होता है। और देखो उसमें क्या शानदार लाइन लिखी है, अभी 2 मिनट पहले अपन बात कर रहे थे, अपने विचारों के महत्व को समझे, आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। मैंने बताया ना कि ये झूठ नहीं बोलता सर, और इसको इतना पता है, सामान्य बुद्धि लब्धि है ना, सामान्य, तो ये बता देगा ये सही है ये गलत है। और कई बार हम इसका यूज नहीं करते, हम इसको फ्रेश रखना चाहते हैं कि अपना यूज नहीं हो दूसरे का हो जाए, है ना, तो फिर फ्रेश चला जाता है। चले आगे, हाँ ना, फटाक से उतारो। बस एक चीज और उतारनी, उसके बाद आप बैग में रख देना रजिस्टर को उठाकर। 1 घंटे कंटिन्यू में बोलूंगा, आपको सुनना है बस, है सर। एक और उतारना है इसके बाद, उसके बाद आप सत्यनारायण जी की कथा सुनना और लास्ट में प्रसाद लेकर जाना, है बेटा। दूसरी क्लास भी ऐसी होगी, उसमें भी सुनना ही है, हैं? उसमें प्रसाद लेना है। देखो सर क्या जिंदगी हो गई है अपनी, जो भी आ रहा है सुनाकर जा रहा है, और 2-2 घंटे सुना रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बाहर सुनाए कोई 1 मिनट सुनाए, फिर देखो आप उसको कितना सुनाते हो, और पैसे और दिए सुना दो। 16,000 रुपये दिए, कितने दिए? 18,000 रुपये दिए, सब हमको सुना दो। डेली सुनने के बाद भी मन नहीं भरता, फिर दूसरे दिन फिर किराया लगाकर फिर पहुंच रहे हैं। तो अब क्लास के अंदर तो सुनना, फिर जिंदगी भर सुनाना लोगों को। हो गया सर? चेंज कर दूं? लास्ट नहीं, एक बार इसमें 2 चीजें और है, क्योंकि ऑनलाइन भी है ना ये बैच, तो फिर ये ऑनलाइन वाले क्यों नहीं चला रखे इन्होंने? जय हो। नहीं आई थी? इतनी हिम्मत इनकी। वेरी गुड। एक मैडम कह रही है मनीषा सर, पहले आपको सुन लेते हैं फिर दुनिया को सुनाएंगे। ठीक, सुनाओ। इसको चलाना पड़ेगा ना, कोई बच्चा कोई कमेंट करे, कोई क्वेश्चन पूछे तो बताना पड़ेगा। चले भाई आगे चले। देखिए अब इसके बाद एक चीज और जाननी है हमें, इसको चेंज कर दो क्या? हमें अभी ओशंस के बारे में जानना है, सागर के बारे में जानना है। आपके महासागर का साइज भी तो सबका अलग अलग होगा ना?
आओ सुनील बाबू, चलाओ इसको। सुनिएगा सर, एक क्वेश्चन तो आता है, हो गया स्टार्ट। एक क्वेश्चन तो आता है क्षेत्रफल के आधार पर। आप बताओ महासागर कितने हैं साहब? 5। तो बताओ क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का भी तो कोई ना कोई क्रम होगा ना भाई। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जा कहाँ रहे हो आप? पल्ली तरफ 3 का। तो वहां मन लग रहा है आपका, यहाँ नहीं मन लग रहा है? कभी कभी आ जाया करो यार। ऐसा वहां क्या है भाई? सुनिएगा साहब, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 1 पर। कौन सा जाता है? प्रशांत। सर दूसरे नंबर पर आपने जो पढ़ा वही नाम आएगा, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर जो आपने पढ़ा, वेरी गुड, उसका नाम क्या था? हिंद महासागर। और सर इसके बाद आप एक महासागर और देखते हैं जिसका नाम आता है सबसे लास्ट में, आर्कटिक महासागर। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि इनसे पहले एक अलग जो बना, इसे आपके दक्षिणी महासागर का भी नाम जाना जाता है। दक्षिणी महासागर कह दीजिएगा या इसी को अंटार्कटिक महासागर कह दीजिएगा, दक्षिणी ध्रुव महासागर कह दीजिएगा, बात एक ही, हाँ या ना? तो आप बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा और आज भी सबसे छोटा कौन सा? बोलो साहब। सबसे छोटा कौन सा मिलता है? आर्कटिक। चलो एक तो क्रम हुआ ये वाला, दूसरा क्रम किसके आधार पर बात करेंगे? बोलो, अरे जल्दी बोलो। जनसंख्या के आधार, वही सुनना चाह रहा था बेटा मैं। महासागर में रहती जनसंख्या। सब हवा में उड़ रहे हैं अभी, इसलिए पहले तुम खुद पढ़ो और फिर अपने घर के बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि बेटा लिख, जनसंख्या की दृष्टि से महासागरों का सही क्रम। घर के बच्चे परेशान कि जयपुर में पढ़ ही रहा है या और कुछ भी कर रहा है। सुनो सर, वहां पर नंबर 1 पर कौन था सर? यहां पर भी नंबर 1 पर कौन आएगा? वहां 2 नंबर पर कौन है? अब बोला करो तुम यार, कौन सा है? तीसरे नंबर पर, 4 पर और 5 पर। आप देखो बढ़िया काम हो गया ना अपना, कि हमने पाया जो क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से था वो का वो क्रम आपके किसकी दृष्टि से देखने को मिला? गहराई की दृष्टि से देखने को मिला। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है क्षेत्रफल व गहराई की दृष्टि से महासागरों का सही क्रम क्या होगा, तो आप बता सकते हैं अब तो एक ही क्रम होगा ना। 1 नंबर पर प्रशांत, 2 नंबर पर आपके अटलांटिक, 3 पर हिंद, 4 पर दक्षिणी और 5 पर आर्कटिक। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा? इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे। और सबसे कम गहरा, छिछला महासागर कौन सा है? तो आपके आंसर क्या जाता है? आर्कटिक देखने को मिलता है। क्लियर है साहब इतनी बात? ये स्थितियां आपको जाननी थी।
अब हम जानेंगे इसके बाद कि आप ऐसा करो साहब, हमें तो पूरे महासागर में, सॉरी आपके पूरी पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं और इनसे छोटे पार्ट क्या कहलाएंगे, और ऐसी जलराशि जो तीन ओर से समुद्री आपके स्थलीय भाग से घिरी हुई होती है वो क्या कहलाती है, खाड़ी। तो आप पूरे विश्व के अंदर प्रमुख महासागर, सागर और खाड़ियां बता दीजिएगा। किनारों पे मिलेगी सब चीजें तटीय पे, और एक बार इसका पता चल जाएगा फिर हम पढ़ने की कंडीशन में आएंगे, फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में सोचेंगे, पढ़ने के बारे में। हाँ ना, चले आगे, चले। चलो तो साहब उतारो इसको फटाक से। हो गया भाई इतना? हो गया सभी का नोट? अब आप एक इसके बाद हेडिंग डालकर छोड़ दो, विश्व के महासागर कौमा खाड़ियाँ, सागर व खाड़ियाँ। विश्व के महासागर कौमा सागर व खाड़ियाँ लिखकर रजिस्टर बंद कर कर बैग में रखकर बैग को बंद कर देना। दोनों स्थिति। आराम से 1 घंटे तक सुनना है, लिखने काम चले भैया, आगे चले। ठीक है, अब सुनना आराम से ना।
देखो सर, अपने पास अब विश्व के अंदर बहुत सारी स्थितियां बताऊंगा मैं आपको, आराम से सुनते जाना सर। एक भी चीज ऐसी नहीं रहने वाली जो आपके माइंड में एकदम 1 घंटे जितना पढ़ाऊंगा ना वो सारा समझ में आ जाएगा। एक भी चीज बाहर नहीं रहने वाली, बशर्त आपका ध्यान इधर ही रहे, ठीक है ना, और सुनते जाना आराम से। देखो सर, हमारे पास जब भी विश्व का मैप देखते हैं तो विश्व के मैं आपको 3 तरह के मैप दिखाने वाला हूं अभी। भगवान जाने। देखो, एक मैप तो हमने फिजिकल लगाया सर। फिजिकल का मतलब था प्राकृतिक, जिसमें आपको भौतिक स्थितियां मिलेगी। दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल, जिसके अंदर मानव ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से भूखंडों का विभाजन किया। और ये जो भूखंड विभाजित किए, इन्हें राष्ट्रों के रूप से आप जानते हैं, महाद्वीपों के रूप में जानते हैं, ठीक है ना सर। आगे सुनिएगा। और एक, ये क्या हो रहा है, और एक तीसरे नंबर पर हम मैप और देखते हैं। ये तीसरे नंबर पर जो मैप देखेंगे ना सर हम, वो मैप हमें मिलेगा ब्लैंक मैप। इसमें कुछ नहीं, एक खाली। क्लियर। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं, यहां से आपकी इस स्थिति को लेकर बात करते हैं। तो आप देखो, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूं। किसी भी विश्व के मैप को देखोगे दोनों तरफ मिलेगा प्रशांत महासागर। क्लियर। इधर मिलेगा अटलांटिक महासागर, यहां मिलेगा हिंद महासागर, ऊपर मिलेगा आर्कटिक महासागर और नीचे मिलेगा दक्षिणी महासागर। बोलो हाँ या ना। अब इससे आगे की बात हम यहां से इसे उठाते हैं और ये वाला पूरा हिस्सा बनाता हूं, समझना और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए सर, अगर हमने बात करना चाहिए इस संदर्भ में, तो हम लोगों ने एक रफली मैप देखा सर। इस मैप को आप भी देखिएगा, एक रफ मैप हम बनाते हैं। फिर मैं आपको रफ मैप बनाने के बाद फिर ओरिजिनल मैप दिखाऊंगा और फिर आप सुनिश्चित करना क्या हमने जो अभी पढ़ा है वैसा ही हमें दिखता है या कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। सर, एक भूखंड ऐसा मिलता है, इस भूखंड को हमने एक नाम दिया है, इसे हमने उत्तरी अमेरिका का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उत्तरी। और उत्तरी अमेरिका में आप आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो आपको यहां पर इसी उत्तरी अमेरिका के अंदर हमें कुछ देश भी देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आपने इन देशों के बारे में बात की तो आप बता सकते हैं इन देशों में 3 देश तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। इस पूरे उत्तरी अमेरिका में ये वाला जो देश मिल रहा है ना, ये पूरा एक ही देश है और इस देश का नाम है, आप कह सकते हैं इसे कहा जाता है कनाडा। जितना भी देश है कौन सा कहलाता है? कनाडा। और यहां पर आपको ये देश मिलता है, इस देश का नाम मिलता है यूएसए। और इसके नीचे जो देश मिलता है, इस देश का नाम मिलता है मैक्सिको। मैंने कहा ना
पहला ही टॉपिक अक्षांश देशांतर पढ़ना, वहीं पर देशों का नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पता नहीं हमें सब, महासागर की स्थिति नहीं पता, सीधा डायरेक्ट चल रहा है काम, तो लर्न कैसे होगा। इधर देखिएगा स्थिति को, नंबर 1 स्थिति को, कि हमने कहा कि ये वाला सारा जो भूखंड है ये एक ही देश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कनाडा। जितने भी द्वीप दिख रहे हैं सब कनाडा के, छोड़कर एक को, क्योंकि ये वाला अलग द्वीप है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। भौतिक रूप से तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का एक देश है डेनमार्क। उस डेनमार्क ने अपना इस पर अधिकार जमाया हुआ है। क्लियर है सर? तो अब मुझे आप देखकर केवल इतना बता दो, ये सारे द्वीप कनाडा के हैं या इधर इस यूएसए के हैं? इस यूएसए का एक प्रांत है यहां पर ये, और इस यूएसए के इस प्रांत का नाम है अलास्का। क्या नाम है साहब इसका? हाँ या ना? और ये वाला जो स्थिति है ये कौन सा है साहब? वेरी गुड, ये है साहब मैक्सिको। हाँ या ना? चले आगे। अब देखिएगा यहां पर एक द्वीप मिला और इस द्वीप का नाम था बेफिन द्वीप। कौन सा द्वीप था? बेफिन द्वीप। अब मुझे बताइएगा बेफिन द्वीप के पास में हमें कुछ जलराशि मिली साहब यहां पर, और हमने इस जलराशि का नाम जानना चाहा, तो सामने वालों ने कहा बेफिन द्वीप के पास में अगर जलराशि मिलती है तो इसे कहा जाता है बेफिन की खाड़ी। मैं देखो की का ये नहीं लिखूंगा अभी, है ना, समझ जाना, बेफिन की खाड़ी। क्लियर? इसके बाद जरा हम नीचे आए तो यहां पर एक जलराशि और मिली साहब, और इसके जैसे नीचे आए ना तो यहां पर एक जलराशि और दिखाई देने लगी हमें। हमने इसके बारे में इसका नाम जानना चाहा तो हमें बताया गया ये वाली जो जलराशि है आपकी, इस जलराशि का नाम तो है हडसन की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। और सर अगर आप बात करते हैं इधर वाली इस जलराशि की, तो इस जलराशि का नाम आपको पढ़ने को मिलता है, इसे कहा जाता है जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहा जाता है? तो हडसन की खाड़ी के नीचे कौन सी खाड़ी मिलती है? जेम्स की खाड़ी। क्लियर है साहब? और जेम्स की खाड़ी से जरा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक जलराशि और मिलने वाली है यहां पर। इस खाड़ी का नाम है उगावा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? और यहां पर जब आएंगे ना आप, तो यहां पर एक सागर मिलेगा, इस सागर का नाम है लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर मिलता है? हमने कहा साहब इसका नाम क्यों रखा, तो उन्होंने बताया ये कनाडा जो है ना, इस कनाडा का ये लैब्राडोर प्रांत है और इसीलिए इसे कहते हैं लैब्राडोर तट। और लैब्राडोर तट के पास में मिलने वाले आपके समुद्र को क्या कहा हमने? लैब्राडोर सागर। और कल को अगर कोई जलधाराएं यहां पर बहने लगे तो उन महासागरीय जलधाराओं का नाम भी क्या हो जाएगा? लैब्राडोर की जलधारा। आएगा ना समझ में? तो यहां तक की आपको स्थिति समझ में आई। और हम आगे बढ़े सब थोड़ा, तो हमने देखा जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े ना, यहां पर आपकी एक जलराशि और दिखाई देने लगी। देखिएगा दो जलराशियां हमें दिखाई देने लगी साहब, और इन दोनों जलराशियों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो जलराशि यहां पर है और एक इसके पास में है। इसे कहा जाता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और इसके नीचे आपके यहां पर मिलती है फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मिलती है? यहां पर एक नदी बहती हुई आती है
और अपना जल लेकर आती है, और इस नदी का नाम ही था सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी जिस खाड़ी में जाकर अपना जल डालती है, उस खाड़ी का नाम ही क्या रख दिया? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा मैं ज्वार भाटा, तो पहला ही क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। तो उस दिन जब जिस दिन पढ़ोगे ऐसा लगेगा ये तो पहले का पढ़ा हुआ है। क्लियर है ना बात इतना? तो ये कौन सी खाड़ी मिलेगी? फंडी की खाड़ी। मैं एक बार नाम बोलता हूं, आपकी लोकेशन नाम के हिसाब से चलनी चाहिए, आपकी नजरें वहीं वहीं पर चलनी चाहिए। देखिएगा इसके अंदर बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, थोड़ा नीचे आओगे जेम्स की खाड़ी, बाहर की तरफ निकलोगे उगावा की खाड़ी, और बाहर निकलोगे लैब्राडोर सागर, नीचे आओगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और नीचे आओगे फंडी की खाड़ी। हाँ या ना? दोबारा देखना यहां पर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, उगावा की खाड़ी, लैब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। क्लियर है? मुझे मालूम नहीं है इस देश का नाम क्या है, गुलाबी कलर का जो देश है, मैक्सिको देश के पास में जो भी जलराशि मिले, उस जलराशि का नाम अगर हम जानना चाहें तो जलराशि का नाम क्या होगा? वेरी गुड, इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। और यहां पर आप देखेंगे ना गौर से, तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपको एक देश मिलेगा, एक द्वीप मिलेगा, जिसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जो वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा द्वीप है। वेस्ट इंडीज के 13 देशों में इसका सबसे प्रमुख स्थान मिलता है। क्लियर? इसके नीचे आप आएंगे, यहां पर भी एक जलराशि मिलती है सर, इस जलराशि की जरूरत पड़ने वाली है, इस जलराशि का नाम होगा कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर के अंदर ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह मिलते हैं, 13 देश मिलते हैं, जिनको सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इसलिए वेस्ट इंडीज के देश को आपके कैरेबियाई द्वीप समूह भी कहा जाता है। और यहाँ की क्रिकेट की टीम आती है 13 देश की, जिसको वेस्ट इंडीज या कैरेबियन टीम के नाम से जाना जाता है। उसका कारण ये था कैरेबियन सागर। क्लियर? एक बार मैं रिपीट फिर करता हूं, आपकी दृष्टि यहां पर हो, फिर ओरिजिनल पे दिखाते हैं ये स्थिति है या नहीं है। ठीक है ना? देखना फटाफट। बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, उगावा की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। हाँ या ना? क्लियर है? अब हम देखते हैं क्या हमने जो अभी पढ़ रहे हैं ये वास्तविक मैप में भी ओरिजिनल में ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है, कि वैसे चल रहा है काम सब। देखिएगा मैं आपको लोकेशन बताता चलता हूं, सुनना। यहां पर कौन सी खाड़ी मिलेगी? बेफिन की खाड़ी। यहां पर साहब कौन सी मिलेगी? यहां पर जेम्स के बाद यहां पर लेब्राडोर सागर, है ना? यहां पर कौन सी आएगी? सेंट लॉरेंस। यहां पर कौन सी आएगी? यहां पर, यहां पर, बोलो हाँ या ना? यही तो पढ़ा था ना हमने। और इसके बाद यहां पर एक दक्षिण अमेरिका के यहां पर एक खाड़ी मिलती है, इस खाड़ी को कहा जाता है सन जॉर्ज की खाड़ी। सन जॉर्ज की खाड़ी, बोलो हाँ या ना? चले आगे, देखना मैं नाम बताता हूं। बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, उगावा की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, सन जॉर्ज की खाड़ी। अब हम ऊपर चलेंगे, और ऊपर कहां चलेंगे? इस यूरोप महाद्वीप के यहां पर आएंगे। ठीक है साहब? देखिएगा, आराम से सुनते जाओ, फिर पढ़ने की स्थिति में आओ। पहले आप, फिर पढ़ना करते हैं स्टार्ट।
ये लो साहब, याद रखना जब भी यूरोप पढ़ते हैं तो यूरोप के अंदर आपको 3 देश तो लर्न रखने ही रखने हैं सर। एक तो देश ये है, इसका नाम क्या मिलने वाला है, नॉर्वे। और ये देश इसी के साथ चिपका हुआ कौन सा है, और यहां पर देश कौन सा है, फिनलैंड। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर सर। और यहां पर ये एक विशाल काय भूखंड है, कौन सा है, रूस। तो प्यारे दोस्तों, इस रूस के ऊपर एक स्थिति आपको यहां पर ये मिलती है और एक जलराशि मिलती है। इस जलराशि का नाम क्या मिलता है, श्वेत सागर, व्हाइट सी के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा सागर कहा जाता है, श्वेत सागर। बर्फ जम रही है, श्वेत सागर ही है। एसी चलाऊं, बंद कर दूं? अरे भाई साहब, तुम तो बहुत ही खतरनाक वाले हो। 16 पे कर रखा है टेम्परेचर, मरने के काम तो खुद नहीं कर रखे भाई तुमने, हैं? अच्छा, जो चल रही है उसकी स्थिति उस 24 पे है। अब कैसा लग रहा है सर? बंद कर दी, चलेगा। देखो, फिनलैंड देश है, फिनलैंड देश के नीचे यहां पर एक जलराशि मिलती है, स्वीडन के नीचे जलराशि मिलती है, नॉर्वे के नीचे जलराशि मिलती है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने यूपीएससी वगैरह में भी जो एग्जाम हुए ना, सब में उठाकर देखना, एज इट इज आपको मिलेंगे। और ये लोकेशन का खेल होता है, इसलिए वहां पर पूछा जा रहा है बड़े सेगमेंट में भी। जब माइंड में पूरी फिल्म की क्लियर है, आपको पता है गोपालपुरा क्या रोड कौन सा है, कौन कौन सी बिल्डिंग कहां पर है, माइंड में क्लियर है। अब चलते चलते पूछ ले, कोई बैठा कर पूछ ले, लिखवा कर पूछ ले, कैसे पूछ ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसी चीज को हम कर रहे हैं यहां पर, देखिएगा। यहां पर फिनलैंड के नीचे जो जलराशि मिलती है ना साहब, इस जलराशि का नाम बहुत आसान, कभी भूलोगे नहीं, फिनलैंड की खाड़ी। बताओ बोलोगे क्या, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। स्वीडन के नीचे एक जलराशि है, और इधर नॉर्वे के नीचे यहां जलराशि है। स्वीडन के नीचे जलराशि का नाम है बाल्टिक सागर। कौन सा है साहब? और सर यहां पर नॉर्वे के नीचे जो सागर है, इसे उत्तर सागर या इसी को उत्तरी सागर भी कहा जाता है। क्लियर है बात इतनी? और इन दोनों के बीच में जो जलराशि है, इस जलराशि के बारे में यदि आप बात कर ले तो इस जलराशि को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इस जलराशि को अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है बोथानिया की खाड़ी। किसकी खाड़ी? भाई साहब, आपको आगे पता चलता है कि इस बाल्टिक सागर के यहां पर छोटे छोटे 3 देश हुआ करते थे, और इन तीनों देशों को एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही नाम से जाना जाने लगा, और इसे कहा जाने लगा बाल्टिक देश। और एग्जामिनर ने कहा, हमें तो ये बताओ इन बाल्टिक देशों का नाम क्या क्या है। हमने नाम बताए, हमने एक का नाम बताया एस्टोनिया, एक का नाम लाटविया, एक का नाम लिथुआनिया। बाल्टिक राष्ट्र का मतलब बाल्टिक देश के पास मिलने वाले राष्ट्र, और संख्या कितनी? 3, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और स्वीडन के नीचे माइंड में बिल्कुल फिट रहना चाहिए, कौन मिलता है? बाल्टिक सागर। और नॉर्वे के नीचे उत्तर। यह है वो देश जिस देश के बारे में बात कर रहे थे, डेनमार्क, छोटा सा देश है। और इसके नीचे देश कौन सा है? जर्मनी। इस जर्मनी के लोगों ने क्या किया, इस पानी को इस पानी से मिलाने के लिए एक नहर बनाई, और इस नहर का नाम था स्वेज नहर। इसका नाम था कील नहर। कौन सी नहर थी बेटा? स्वेज नहर तो अफ्रीका में मिलेगी। समझ में आई बात?
यूँ कह दो कि ये द्रवती नदी देखो, हाँ साहब द्रवती नदी दिख रही है, ऐसा नहीं है साहब। कौन सी नहर है? आप देखकर मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कील नहर किन दो जलराशियों को जोड़ती है? अच्छा, कौन से देश में है? कौन से देश में है? लंबाई 100 किलोमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता। समझ आई बात इतनी? एक कदम और आगे चलते हैं। यहां पर एक देश मिलता है साहब, और इस देश को जब आप देखते हैं ना, इस देश के बारे में आपको पता चलता है, ये जो देश है, ये देश, ये अभी जो टुकड़ा बना रहा हूं, ये तो 3 देशों का मिश्रण है साहब। और इन तीनों देशों में अगर आप बात करते हैं तो आपको 3 स्थितियां मिलती है, और तीनों स्थितियां सुनिएगा। ये तो है ऊपर वाला स्कॉटलैंड, जो शराब उत्पादन के लिए, स्कॉच जो आती है ना, उसके लिए फेमस है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है। और यहां पर ये जो देश है ना, ये है वेल्स। और ये भाई साहब वो देश है जिसने हमारे देश पर हुकूमत की है, और इसका नाम क्या है? इंग्लैंड। और सर अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे ना, तो नाम बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम बन जाएगा? अच्छा, इस इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है कि हिंदी बोली जाती है? पक्की बात है? तो याद रखना, इसके पास में जो भी जलराशि मिलेगी ना, इस जलराशि को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। इसे हमने क्या कह दिया है? इंग्लिश चैनल। याद रहेगा। यहां पर एक देश है, और इस देश का नाम है फ्रांस। आपसे मैं केवल यह जानना चाहता हूं, अभी जो जलराशि बताऊंगा वो फ्रांस के पश्चिम में है या पूर्व में? अभी दिक्कत हो रही होगी आपको। ये लो, फ्रांस दिख गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना, कोई भी मैप अगर सीधा पकड़ते हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बताओ कौन सी जलराशि है? पश्चिम में जलराशि है। और जलराशि का नाम बहुत आसान, जलराशि का नाम है बिस्के की खाड़ी। क्योंकि आगे जैसे जलधारा पड़ी, तुरंत आएगा रेनेल की जलधारा का संबंध कहां से है, तो कहां पर मिलेगी? बिस्के की खाड़ी में। बिस्के की खाड़ी कहां है? फ्रांस के पश्चिमी भाग में। क्लियर? रिपीट करता हूं, इस डायग्राम को जरा गौर से देखना, फिर इसका ओरिजिनल दिखाता हूं मैं आपको। देखिएगा सब, बोला जाए, सुनिएगा। श्वेत सागर, फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, बोथानिया की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी। यही था ना। और इसके जैसे नीचे आओगे ना, यहां पर भाई साहब आपको एक जल संधि मिलेगी, और इस जल संधि का नाम होगा जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि होगी? जिब्राल्टर जल संधि। और ये जल संधि जो होगी, जिब्राल्टर जल संधि, इस जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। तो इसके इधर आपके एक जलराशि है, और इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। अगर आपको भूमध्य सागर में एंट्री करनी है, तो आपको किस जल संधि का सहारा लेना पड़ेगा साहब? इसी जिब्राल्टर जल संधि का। क्लियर है बात इतनी? रिपीट करता हूं, देखना यहां पर, फटाक से बता देता हूं। श्वेत सागर, फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, दोनों के बीच में बोथानिया की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, और यहां पर भूमध्य सागर। ओरिजिनल मैप में देखते हैं क्या ऐसा मिलता है क्या साहब? बोलो, यूरोप है या नहीं है यहां पर? यूरोप में देखिएगा, बताना आप मुझे। याद कीजिएगा, यहां पर हमने कौन सा सागर पढ़ा था? लिख रखा है ना, व्हाइट सी। ये वाला देश कौन सा था? मुझे मालूम नहीं है। फिनलैंड के नीचे कौन सी है?
गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। और इधर आपके कौन सा होगा? स्वीडन के नीचे, नॉर्वे के नीचे, दोनों के बीच में गल्फ ऑफ बोथानिया। ये तो पढ़ा था ना आपने। इधर आइएगा, ये पूरा ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड, इंग्लैंड के नीचे का कौन सा मिलेगा? और ये है फ्रांस, फ्रांस के पश्चिमी भाग में देख लो कौन सी खाड़ी मिलती है। यही तो बात कर रहे थे ना हम। और दोनों के नीचे सर यहां पर कौन सी जल संधि मिलती है? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि के बाद में ये जो पूरी जलराशि है, इस पूरी जलराशि को क्या कह दिया गया? भूमध्य सागर। ये पूरा भूमध्य सागर, ये लो साहब। हाँ या ना? यही था ना अपना। अब इस भूमध्य सागर से थोड़ा सा आगे यहां पर एक जलराशि, दो दूसरी जलराशि, यहां तीसरी जलराशि, यहां चौथी जलराशि। इसको विश्व के मैप में देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये देखिएगा साहब, अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जलराशियां देखिएगा। एक तो जलराशि यहां पर दिखाई दे रही है, ये दे रहा है ना बड़े रूप में। अभी इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम वैसे वैसे इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। बोलो साहब, सभी दिख रही है ना चीजें? मुझे मालूम नहीं है, बताना आपको है। यहां पर जल संधि कौन सी थी? पक्की बात है? अरे गलत तो नहीं लिखवाओगे? तो बताओ यहां पर क्या लिख दूं मैं? जिब्राल्टर जल। चलो तो साहब, ये वाली जलराशि कौन सी कहलाती है? भू मध्य सागर। और भूमध्य सागर से आगे आओगे ना तो ये एक जलराशि और है, इसका नाम है साहब काला सागर। काला सागर। और आगे बढ़ते हो तो ये आगे जरूरत पड़ने वाली है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? नाम सुना होगा। कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा है तो हाँ, सबसे बड़ी झील है विश्व की। कितनी बड़ी होगी? थोड़ा आइडिया माइंड में। कोई बात नहीं। हाँ सर बताओ, बता रहे थे कुछ? हाँ ना, आइडिया। चलो पता तो है नहीं अपने को, लेकिन फिर भी कोई पूछे लगभग। कितनी है? बहुत बड़ी है। वो तो मैं बता दूंगा, बहुत बड़ी है। बेटा पढ़ ले। हाँ बताओ सर, आइडिया बताओ। लगभग एक आइडिया 10-500 कुछ तो होगी। बोलो भाई। अरे कुछ भी डाटा बताओ, अंदाजा कितनी बड़ी होनी चाहिए। हाँ सर, लगभग 1.5 किलोमीटर। 1.5 ब्रिटेन के बराबर। अब ब्रिटेन को मैं जानता नहीं हूं। हाँ सर, और जिसने अब गर्दन हिलाई ना उसको खड़ा कर दूंगा मैं। कितना अंदाजा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल नहीं बोलना था कि संख्या नहीं आती क्या? भाई साहब है 300 वर्ग किलोमीटर। हाँ, कोई तो डाटा बताना चाहिए ना सर। 5 लाख, वेरी गुड, धन्य हो प्रभु। हाँ सर, म्यूजिक वाले सर 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल देखो 3,42,000, राजस्थान के क्षेत्रफल से भी विस्तृत, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। ठीक है ना? आगे सुनेगा,
इसके बाद यहां पर मिलता है ये अरल सागर, ना कि अरब सागर। कौन सा सागर है ये? और ये वाली एक झील है, इस झील का नाम है बेकाल झील। कभी इसको बेकार समझने लगो तुम। कौन सी झील है ये? बेकाल झील। चलो मैं बताता हूं दोबारा, सुनना जरा साहब आप। भूमध्य है, भूमध्य सागर के पूर्व में बढ़ो और थोड़ा सा, काला सागर की ओर आगे बढ़ो, कैस्पियन से आगे, अरल सागर से आगे। मैं रिपीट करता हूं, सुनना। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बेकाल झील। आगे सुनना। जिब्राल्टर, भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल, बेकाल। हाँ या ना? वापिस आ जाते हैं कहां पर? ठीक है, आगे सुन। यहां अफ्रीका है, ये यूरोप, एशिया है, ठीक है ना? देखिएगा सर, अगर आपको याद आए तो मुझे बताना कि यहां पर हमने अभी अभी एक महाद्वीप के बारे में बात की थी, और ये महाद्वीप ही तो था आपका भी। चार दिन घर रुक के आया ना, हवा लगी हुई है बेटा, सबसे मिल के आया ना। हाँ देख, कोई रह तो नहीं गया हो तो अभी भी चला जा। आपके आने से गांव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? सब खुशी में, मनमोहक मुद्रा में। सुनना सर, यह है साहब एक महाद्वीप। इस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। देखो मुझे याद है नहीं, अगर आपको पता हो तो यहां पर एक जलराशि थी, पक्की बात है। और साहब ये जो भूमध्य सागर है ना, इसके नीचे आपको कुछ जलराशियां देखनी। टाइम हो गया क्या? अरे यार, अभी तो आधा ही नहीं हो पाया। अब देखो कितनी जल्दी एक घंटा गया, पता ही नहीं चला ना। ये फर्क है मैपिंग में, आप पढ़ोगे तो, और वो चीज याद भी होगी। यहां देखना सर, ये वाली जलराशि कहलाती है लाल सागर। कौन सी कहलाती है? लाल सागर। और यहां पर इसके ठीक विपरीत ये जलराशि कौन सी कहलाती है? फारस की खाड़ी। इससे नीचे आओगे, यहां पर आपको मिलेगी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। और ये वाली मिलेगी ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, विपरीत जाओ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। हाँ या ना? पूरा बताता हूं, दोबारा सुनना सर, यहां से देखते चलना फटाफट। बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, उगावा की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, दक्षिण अमेरिका के वहां पर सन जॉर्ज की खाड़ी। आया तो कुछ? वापिस आगे बढ़े, इधर आएंगे श्वेत सागर, फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, बोथानिया की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद आगे बढ़िएगा, भूमध्य सागर, रुको जरा, भूमध्य सागर के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, आपके बेकाल झील। वापिस हम और आगे बढ़े तो हमें और आगे देखने को मिला भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। क्लियर? पूरे विश्व के मैप में देखते हैं क्या ये हमने जो पढ़ा है वो सही है क्या। नाम बताता चलना, मैं पूछता चलता हूं। बेफिन की,
हडसन की, जेम्स की, उगावा की, लेब्राडोर, सेंट लॉरेंस की, फंडी की, मैक्सिको की, कैरेबियन, सन जॉर्ज की, श्वेत, फिनलैंड की, बाल्टिक, उत्तर बोथानिया की, इंग्लिश, बिस्के की, जिब्राल्टर, भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल, बेकाल, वापिस भूमध्य, लाल, अदन की, फारस की, ओमान की, यहीं तक पढ़ा है हमने। और टेंशन लेनी नहीं, बनाना है नहीं, क्योंकि बना बनाया दूंगा, हाथ से बना हुआ, उसको बस चिपकाना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे से बनवाना नहीं है। ठीक है ना? इससे आगे की चर्चा कल कर लेंगे। ठीक है, अब आप नीचे जाकर एक बार संभाल के आओ दुकान उकान वालों को, बत्ती उत्ती देख कर आना, सुचारू रूप से काम करती है नहीं करती है ना? जल्दी जाओ, तैयार बैठे हैं भाई साहब। बैग लगा रमान की